क्या हुआ, फेल हो गए? अरे तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है। रीस्टार्ट करो और अच्छे से मेहनत करो और अगली बार ज़रूर पास हो जाओगे। आई नो एवरीवन सेज द सेम थिंग, रीस्टार्ट करो रीस्टार्ट करो, लेकिन नो वन विल टेल यू कि एक्चुअली में रीस्टार्ट करे कैसे। क्या फिर से शुरू करना पड़ेगा, फिर से उतना हार्ड वर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, फिर से दिन रात एक करके हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी? क्या सब कुछ हमें एक और बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा? सो इफ़ यू आर समवन who is willing to restart studies, then this video is just for you, because in this video I'm going to talk about the few steps which you should have to follow if you are going to restart your studies. Step 1. Reflect what went wrong. Under this step, you just have to focus and analyze your current performance कि आपकी current performance में कौन कौन से ऐसे topics हैं और questions हैं जिसके अंदर you are struggling। ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर आपको फोकस करना है एंड मेक श्योर कि अगर वो क्वेश्चन नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है या उससे रिलेटेड टॉपिक पूछे जाते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में, सो यू विल बी एबल टू करेक्ट। आई नो आपको लगेगा कि ये तो काफ़ी बेसिक सा है, लेकिन एक्चुअली में ये मिस्टेक हर कैंडिडेट करते हैं, इवन दो आई डू, क्योंकि जब भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही होती हूँ या उनको सॉल्व कर रही होती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको आई एम नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, एंड उसी टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं उस क्वेश्चन को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में एक थॉट रहता है कि कौन सा ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा। लेकिन देन आई अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन तो सेम रिपीट नहीं होंगे, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक सेम रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में घुमा फिरा के और ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके पूछा जा सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन से क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उन क्वेश्चन के ऊपर फोकस करें और मेक श्योर कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप उन क्वेश्चंस को करेक्टली कर सकें। नेक्स्ट स्टेप इज़ चेक योर स्टडी मटेरियल। मेक श्योर कि आप जितना भी स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, बुक, ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियोस, जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करते हैं फॉर योर प्रिपरेशन, तो उतना रिसोर्सेज आपके लिए इनफ है। कहीं ऐसे कुछ टॉपिक्स तो नहीं है जो कि आप जिस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो उन टॉपिक्स को मिस कर दे रहा है, या जो भी आपके पास बुक्स हैं क्या वो आपको एक अच्छी नॉलेज दे रही हैं, क्या उनसे आप अच्छा खासा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं? अगर नहीं, then this is the time you should have to shift to another resources. Like for an example, in my previous video I told you कि मैं पहले KVS मदान की बुक यूज़ करी थी फॉर पेपर 1, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उतना मटेरियल और इतनी अच्छी बुक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे अच्छी फील नहीं हुई। देन आई शिफ्ट टू ओसवाल बुक, एंड इफ़ यू वांट टू बाय द ओसवाल बुक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप दोनों ही जाकर देख सकते हैं कि आखिर बुक कैसी है और मुझे क्यों नहीं पसंद आई, दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं। स्टेप नंबर 2 इज़ सेट योर गोल्स। पता है हम हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं ये सोच के कि अगर मैं 200 मार्क्स सोच रही हूँ कि मैं लेकर आऊँगी, या 250 मार्क्स अगर मैं लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट अटैम्प्ट में, तो मैं लेके ही नहीं आ सकती क्योंकि मुझसे होगा ही नहीं। हम पहले ही ये सोच लेते हैं। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं मैनिफेस्ट करूँ कि मेरी 200 मार्क्स आ जाएंगे नेक्स्ट अटैम्प्ट में, देन उसके बाद मैं उस अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करूँगी, अपनी प्रिपरेशन करूँगी। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना गोल सेट करें कि हाउ मेनी मार्क्स do you want in your next attempt, so that कि आप उस अकॉर्डिंग अपना हार्ड वर्क देंगे, अपनी प्रिपरेशन को आप उस अकॉर्डिंग उस वे में करेंगे, क्योंकि तब आपके पास एक पाथ होगा कि मुझे इतने मार्क्स गेन करने हैं तो मुझे इतने आवर्स पढ़ाई करनी होगी, मुझे सब कुछ पढ़ना होगा। लेट मी टेल यू कि हाउ आई सेट गोल्स फॉर माई नेक्स्ट अटैम्प्ट। लाइक इफ़ आई वॉन्ट 200 मार्क्स इन माई नेक्स्ट अटैम्प्ट, तो आई मेक श्योर कि मैं पेपर 1 में 35+ क्वेश्चन को मैं करेक्ट करूँ, एंड इन पेपर 2 आई मेक श्योर कि मैं एटलीस्ट 70 क्वेश्चन को करेक्ट करूँ, सो डैट कि मैं 200 मार्क्स का टारगेट ईजिली कंप्लीट कर पाऊँ। और जब अगर मैं ये सेट कर लूँगी अपने गोल्स को कि मुझे इतने मार्क्स लेकर आने हैं, देन उसके अकॉर्डिंग ही मैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों को बैलेंस करके चलूँगी और दोनों के अंदर ही मैं अपना फुल डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क से वर्क करूँगी। स्टेप नंबर 3 इज़ क्रिएट अ स्टडी प्लान फॉर योर सेल्फ। आप
इस टॉपिक के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी आवर्स इज़ गुड फॉर स्टडी, विच टाइम इज़ बेस्ट फॉर स्टडी, डे और नाइट। लेकिन इसका सीधा सा सिर्फ एक ही आंसर है कि जो भी टाइम आपको सूट करता है, जितने भी आवर्स आपको सूट करते हैं, आपके लिए वो परफेक्ट टाइम बन जाता है पढ़ने के लिए। अगर मुझे रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मे बी आपको सुबह पढ़ना अच्छा लगता होगा। मुझे रात में ऐसा फील होता है कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रोडक्टिविटी निकाल सकती हूँ। लेकिन अनदर साइड एक और इंडिविजुअल होगा जिसको सुबह पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, सुबह को वो ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहा है, कंसेप्ट को समझ पा रहा है, क्लियर हो रहा है। तो इट्स अप टू यू कि आपके लिए कौन सा टाइमिंग परफेक्ट है, कौन सा टाइम आपको सूट करता है। जो भी टाइम आपको सूट करता है, जितने भी आवर्स आपको सूट करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सिबल स्टडी प्लान बनाएं। एंड स्टडी प्लान के साथ मेक श्योर टू मेक अ वीकली और मंथली स्केड्यूल, क्योंकि ये मंथली स्केड्यूल, वीकली स्केड्यूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आपके पास एक एम होगा कि विद इन 1 वीक मुझे इतने यूनिट्स को कंप्लीट करना है, पेपर 1 के, पेपर 2 के, जितने भी यूनिट्स आपको कंप्लीट करने हैं, आप एक टारगेट सेट कर दीजिए कि इतने वीक में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है, नेक्स्ट वीक में इतना पोर्शन कंप्लीट करना है। इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि अगर हम प्रिपेयर करें कि आज मैं यूनिट 1 करूँगी, कल 2 करूँगी, परसों 3 करूँगी, तो उससे क्या होता है, हम ना ऐसा ना बोरिंग सा हो जाता है। लाइक पर्सनली मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो वीकली स्केड्यूल बनाने से अब ये मेरे ऊपर है कि मैं यूनिट 1 को पढूँ, 3 को पढूँ, या मैं पेपर 2 के यूनिट 1 को पढूँ, 3 को पढूँ। बस मैं इतना सेट कर देती थी कि मुझे पेपर 1 के 3 यूनिट्स, कोई से भी 3 यूनिट्स को कंप्लीट करना है, एंड पेपर 2 के कोई भी 1 यूनिट को कंप्लीट करना है। इससे मेरी प्रिपरेशन भी हो रही है एंड साथ में मेरी जो स्टडी है, मैं एक मोटिवेशन के साथ स्टडी कंटिन्यू कर पाती थी। स्टेप नंबर 4 इज स्टे वेल ऑर्गेनाइज्ड रिगार्डिंग योर नोट्स, क्योंकि जब भी हम प्रिपरेशन रीस्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें फिर से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमारे जो पुराने नोट्स हैं वो तो किसी काम के नहीं, उन्हें फेंक देते हैं, क्योंकि हमें उनको पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और अभी हमारे पास इनफ टाइम है, हम आराम से बैठ के न्यू नोट्स बनाते हैं और हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं, तो हम शुरू से ही शुरू करेंगे ना, ऐसा हम सोचते हैं एक्चुअली में। लेकिन दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। हमेशा जब भी आप फर्स्ट टाइम नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स को इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से बनाओ कि अगर आप उनको इन फ्यूचर कभी भी यूज़ करते हो तो वो आपकी फुली हेल्प करें, आपको बार बार नोट्स ना बनाना पड़े, बार बार आपको टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े नोट्स बनाने में। एंड इस पॉइंट के लिए लाइक यू कैन सी, ये सारी की सारी कॉपीज़ हैं मेरी और इन सब के अंदर मैंने नोट्स बना रखे हैं। माय पेपर 2 इज़ इंग्लिश लिटरेचर, तो इंग्लिश लिटरेचर की मैंने हर यूनिट के लिए मैंने अलग से कॉपी बना रखी है, क्योंकि इतना लेंदी सिलेबस है और मुझे लगता है कि अगर मैं नोट्स बनाती हूँ तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारे टॉपिक स्किप हो जाते हैं, छूट जाते हैं। तो इसके लिए मैंने उसके लिए एक कॉपियाँ बना रखी हैं, सो दैट कि इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना होगा तो मैं उसी के अंदर ही ऐड कर दूँगी, रेदर कि मैं अलग से कॉपी उठा रही हूँ और फिर से मैं शुरू से ही लिख रही हूँ, शुरू से नोट्स बना रही हूँ। सो इट्स बेटर कि आप अपने जितना भी नोट्स है, जितना भी स्टडी मटेरियल है, उसको वेल ऑर्गेनाइज तरीके से रखें ताकि आप इन फ्यूचर भी उसको यूज़ कर सकें। स्टेप नंबर 5 इज़ प्रैक्टिस रेगुलरली एंड मॉनिटर योर प्रोग्रेस। अब रेगुलरली प्रैक्टिस करने से सबसे पहला फ़ायदा ये होता है दैट इन योर एग्ज़ाम यू आर एबल टू आंसर एंड सॉल्व द क्वेश्चन वेरी क्विकली। आप चाहे कितना भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको पता है उस कंसेप्ट के बारे में कि हाँ ये वाला कंसेप्ट का तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व कर रखा था, तो यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेरी क्विकली। सेकेंड थिंग, अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं तो इसकी आपको रिवीजन हो जाएगी, आपको अलग से उठा के कुछ भी रिवाइज करना नहीं पड़ेगा एंड टाइम पे। जस्ट आपको देखना है कि हाँ ये मुझे आता है ऑलरेडी, नेक्स्ट पेज पलटना है, हाँ ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, सब कुछ आता है। आपको ऐसा फील होगा अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं। एंड पर्सनली व्हाट आई एम यूजिंग फॉर मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट के लिए आई एम यूजिंग दिस मॉक टेस्ट बुक बाय ओसवाल। एंड ये मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बता रखी है कि इस मॉक टेस्ट बुक का रिव्यू दे रखा है, ये कैसी बुक है। सो इफ़ यू वांट टू बाय, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके
आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, बिकॉज रेदर टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन पेड कोर्सेज इट्स बेटर कि आप बुक पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। एंड लाइक पेड कोर्सेज का क्या सीन है वी ऑल नो। तो आप एक बुक परचेज करिए और उस बुक से ही आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड थिंग इज मॉनिटर योर प्रोग्रेस। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप PYQ सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट टू नो कि आपकी अभी करेंटली प्रोग्रेस क्या है, कितने मार्क्स आप गेन कर रहे हैं। एंड आप मेक श्योर करिए कि अपने नेक्स्ट PYQ सेशन को जब आप सॉल्व करें, मॉक टेस्ट लगाएं, तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएँ। कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट ईजी होते हैं तो हमें ओवर कॉन्फिडेंस फील हो जाता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं तो हमें डीमोटिवेशन फील होता है। तो इसीलिए दोनों ही सिचुएशन को आपको अपने आप को बैलेंस में बनाकर रखना होगा। एंड दिस इज़ द लास्ट स्टेप यू शुड हैव टू फॉलो। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, बिकॉज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन बहुत सारी सिचुएशन ऐसे आती हैं जब हमें ऐसा फील होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा डीमोटिवेशन सा फील होता है। तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है थ्रू आउट द प्रिपरेशन, एंड ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रखें अपने आप को। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप यू गाइज अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।